JS71 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जिसे देखते ही बनती है, नीलगिरी। हम इसके ऊंचे पहाड़ों से लेकर इसकी अनोखी बायोडायवर्सिटी और समृद्ध विरासत तक हर एक चीज को बहुत ही गहराई और विजुअल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, जब हम नीले पहाड़ या नीलगिरी कहते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद दक्षिण भारत के हरे भरे चाय के बागान है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में असल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग नीलगिरी हैं? जी हाँ, चौंकाने वाली बात है ना? आइए देखते हैं कैसे। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे चोटियां और भूगोल से, फिर जाएंगे जैव विविधता और चाय के बागान की तरफ। उसके बाद स्वदेशी संस्कृति को समझेंगे, फिर चलेंगे माउंटेन रेलवे की राइड पर और आखिर में करेंगे एक क्विक रिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, चोटियां, ग्लेशियर और भूगोल। तो ये है दो नीलगिरियों की कहानी। एक तरफ है उत्तर में उत्तराखंड का नीलगिरी पर्वत, जो गढ़वाल हिमालय में 6,474 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा एक बर्फीला ग्लेशियर वाला पहाड़ है। और दूसरी तरफ दक्षिण में है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियां, जो ट्रॉपिकल पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। नाम बिल्कुल एक जैसा, लेकिन नज़ारे और भूगोल एक दूसरे से बिल्कुल अलग। अब अगर उत्तराखंड वाले नीलगिरी पर्वत की बात करें तो इसका इतिहास बड़ा ही खतरनाक रहा है। 1937 में फ्रैंक स्माइथ ने इस पर पहली बार सफल चढ़ाई की थी। उसके बाद 1962 में एक साहसी भारतीय टीम ने कोशिश की, लेकिन एक्सट्रीम फ्रॉस्टबाइट और भारी बर्फबारी के कारण उन्हें हार माननी पड़ी। खैर, 1994 में हमारी भारतीय सेना ने बर्फीले तूफानों को चीरते हुए इस चोटी पर फतह हासिल करके ही दम लिया। और अब जरा दक्षिण की तरफ मुड़ते हैं। ये नंबर देखिए, 2637 मीटर। ये दोड्डपेट्टा पीक की ऊंचाई है, जो तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसके टॉप पर एक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी भी बनी हुई है, जहां से साफ मौसम में आप दूर कोयम्बटूर के मैदानी इलाकों तक का नज़ारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पर, जैव विविधता और यहाँ के मशहूर चाय के बागान। मिलिए नीलगिरी तहर से। ये तमिलनाडु का राज्य पशु है। ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो सिर्फ पश्चिमी घाट में 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शोला वनों में ही मिलती है। ये दिन के वक्त एक्टिव रहते हैं और इनका आम जीवन काल लगभग 9 साल तक का होता है। ये वहाँ के इकोसिस्टम के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी हैं। अगर हम इनकी आबादी की बात करें तो हालिया जनगणना में इनके टोटल नंबर्स 2668 रिकॉर्ड किए गए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये नंबर्स केरल और तमिलनाडु के बीच लगभग आधे आधे बंटे हुए हैं। केरल में 1365 और तमिलनाडु में 1303। ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है, जो दिखाता है कि कंजर्वेशन के प्रयास काम कर रहे हैं। अच्छा, नीलगिरी आए और यहाँ की चाय की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इतिहास के पन्नों में चलें तो 1835 में बॉटनिस्ट जॉर्ज सैमुअल पेरोटिट ने यहाँ चीन से लाए गए कैमेलिया साइनेंसिस के बीज लगाए थे। बस वहीं से शुरुआत हुई उस ग्लोबली फेमस नीलगिरी चाय की, जो आज अपनी ताजगी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। और इसी चाय में एक बहुत ही प्रीमियम वैरायटी होती है जिसे फ्रॉस्ट टी कहते हैं। इसके पीछे का बायोलॉजिकल विज्ञान बड़ा कमाल का है। होता क्या है, सर्दियों में जब कड़ी ठंड पड़ती है तो चाय का पौधा खुद को बचाने के लिए कुछ खास रक्षात्मक यौगिक निकालता है। फिर जनवरी और मार्च के बीच जब इसकी पहली फसल तोड़ी जाती है तो उस चाय का स्वाद बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का होता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, यहाँ की स्वदेशी संस्कृति और विरासत। नीलगिरी हिल्स सिर्फ अपने नेचर के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ की मूल जनजातियों के लिए भी जानी जाती हैं, खासकर टोडा जनजाति। इनकी लाइफ पूरी तरह से भैंस पालने के आसपास घूमती है। इनकी ये झोपड़ियां देखिए, आधे सिलेंडर के आकार की होती है और सिर्फ 8 से 10 फीट ऊंची। इनके समाज में पलोल पुजारियों द्वारा किए जाने वाले पवित्र डेयरी अनुष्ठानों का सबसे गहरा महत्व है। टोडा समाज की एक बहुत ही अनोखी प्रथा है। चूंकि ये एक बहुपति समाज है तो पितृत्व यानी पैटर्निटी तय करने के लिए एक खास रस्म होती है। प्रेगनेंसी के 7वें महीने में एक भाई आके एक प्रतीकात्मक धनुष बाण भेंट करता है। ये इनका अपना एक सदियों पुराना और अनूठा तरीका है फैमिली स्ट्रक्चर को बनाए रखने का। है ना दिलचस्प?
चलिए अब आते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, पर्यटन और वहाँ की मशहूर माउंटेन रेलवे। नीलगिरी माउंटेन रेलवे की राइड बिल्कुल किसी सिनेमाई सपने जैसी लगती है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1891 में इसे बनाना शुरू किया गया था। घने जंगलों और सीधी चढ़ाई को काटकर 46 किलोमीटर लंबी लाइन को ऊटी तक पूरा करने में 17 साल लग गए। 1908 में ये बनकर तैयार हुई। इसकी इंजीनियरिंग इतनी जबरदस्त है कि 2005 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ट्रेन ऐसी सीधी ढलान पर बिना फिसले चढ़ कैसे जाती है? इसका राज है रैक और पिनियन सिस्टम। पटरियों के बीच एक दांतेदार रैक लगाया जाता है और ट्रेन के इंजन में एक कॉग यानी गियर होता है। इंजन के दांत उस रैक को मजबूती से पकड़कर पहाड़ पर चढ़ते हैं। पूरे भारत में ये अकेली ऐसी रेलवे है जो इस शानदार तकनीक का इस्तेमाल करती है। ऐसी खूबसूरत लोकेशन हो और सिनेमा इससे अछूता रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिल्म दिल से का वो मशहूर गाना छैया छैया याद है आपको? वो इसी ट्रेन की छत पर शूट हुआ था। इसके अलावा सदमा और बर्फी जैसी सुपर हिट फिल्मों में भी इन्हीं टनल्स और ब्रिजेस को दिखाया गया है। इसने सच में एक अलग ही सांस्कृतिक पहचान बनाई है। आखिर में समय है एक त्वरित संशोधन यानी क्विक रिवीजन और हमारे निष्कर्ष का। तो एक बार जल्दी से समेट लेते हैं कि हमने इस एक्सप्लेनर में क्या-क्या सीखा। उत्तर में हमने देखा 6474 मीटर ऊंचा नीलगिरी पर्वत और दक्षिण में तमिलनाडु की 2637 मीटर ऊंची दोड्डबेट चोटी। इकोलॉजी में हमने लुप्तप्राय नीलगिरी तहर और फ्रॉस्टी के बारे में जाना। फिर हमने टोडा जनजाति की संस्कृति को समझा और अंत में यूनेस्को से मान्यता प्राप्त माउंटेन रेलवे और उसके रैक और पिनियन सिस्टम को जाना। इन प्रमुख तथ्यों की एक तस्वीर अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। तो सोचिए जरा, नीलगिरी का ये पूरा इकोसिस्टम कितना खास और संवेदनशील है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन पहाड़ों की प्राचीन पारिस्थितिकी और आज के आधुनिक विकास के बीच बैलेंस कैसे बनाए रख सकते हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। JS71 क्लासेस के इस खास एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है इस सफर में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आगे ऐसे ही और शानदार एक्सप्लेनर्स में।